हेलो एवरीवन, दिस इज महेंद्र सिंह ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंस मंत्रा। आज मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूं एक ऐसा लेक्चर जिस लेक्चर में हम जियोग्राफी के सिलेबस प्लस क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है कि यहां पर सीडीएस एग्जाम के लिए जियोग्राफी का सिलेबस हमें डिस्कस करना है। पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जियोग्राफी का सिलेबस ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है इस बिहाफ पे कि सबसे ज्यादा वेटेज इसका आता है एग्जाम में, बल्कि इस बिहाफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। तो चलिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं सिलेबस के हिसाब से और क्वेश्चन ट्रेंड्स को भी जानते हैं। यहां पर सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा फिजिकल जियोग्राफी। अब आप लोगों को पता होगा कि फिजिकल जियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जियोग्राफी का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी। ये तीन वो मेजर सेक्शंस हैं जो फिजिकल जियोग्राफी का सबसे ज्यादा वेटेज या सबसे ज्यादा पार्ट कवर करते हैं, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में हम उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, हम उन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, इवन हम उन फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं जो अर्थ की सरफेस पर पूरे बदलाव कर देते हैं। अर्थ की सरफेस पे होने वाले चेंजेस जो ऑकर होते हैं उस पर्टिकुलर प्रक्रिया को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, और यह होता है ड्यू टू एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और ये एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर और अर्थ के एक्सटीरियर में लगते हैं, जिसके कारण कई सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होना, जैसे प्लेन्स का फॉर्मेशन होना, जैसे प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होना। और यही सारे लैंडफॉर्म्स हमें इस जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना होता है। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जैसे इंसलबर्ग किसके द्वारा या किस एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म्ड होता है, स्टीप साइडेड वैलीज जो होती हैं वो किस लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है, या फोल्ड माउंटेन को फॉर्म्ड होने में किस प्रोसेस का कह सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व्ड होती है, या कौन सी प्लेट्स टकराती हैं तो कौन से फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे कुछ जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा टॉपिक जो होता है उसे हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में अर्थ की सरफेस के ऊपर जितनी भी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं और उन एटमॉस्फेरिक लेयर्स में होने वाले एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास लाइक प्रिसिपिटेशन हो गया, इंसोलेशन हो गया, मूवमेंट्स ऑफ विंड हो गया, प्लैनेटरी विंड्स हो गया, मॉनसूनल विंड्स हो गया, लोकल विंड्स हो गया, इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स हो गया, ये सारी चीजें हमें क्लाइमेट में डिस्कस करना होता है, जो फिजिकल जियोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्लैनेटरी विंड्स हो गया, रेनफॉल हो गया, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हो गई, इनसे तो क्वेश्चंस बार बार पूछे ही जाते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और मुझे लगता है कि सबसे टफ और कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो होता है क्लाइमेट वाला। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोपन्स का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी पढ़ता होता है, उसके क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने होते हैं, क्लाइमेट के आधार पर वेजिटेशन की कंडीशंस भी पढ़नी होती है। तो ये सारी चीजें हम कवर करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि फिजिकल जियोग्राफी में जो हमें सबसे ज्यादा समय लगेगा वो क्लाइमेटोलॉजी को कवर करने में ही लगेगा। अब उसके बाद तीसरा पार्ट जो आता है बेटा वो आता है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ ओशन तो पढ़ते ही हैं, पर ओशंस के अंदर पाए जाने वाले रिलीफ फीचर्स भी पढ़ते हैं, जैसे ट्रेंचेस क्या होती हैं, जैसे सी माउंट क्या होते हैं, जैसे ग्योट्स क्या होते हैं, जैसे जो लगून्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बार्स क्या होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये सारी बातें भी हमें ओशनोग्राफी में पढ़नी है। और उसके बाद जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है ओशन का टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, सैलिनिटी, डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, और इनके बिहाफ पे जनरेट होने वाली करंट्स जिन्हें हम कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स कहते हैं, और उन करंट्स का इफेक्ट जो डिफरेंट कॉन्टिनेंटल रीजन्स पर लगता है। तो ये सारी बातें हम ओशनोग्राफी में डिस्कस करेंगे। तो ये है मेजर सेक्शन ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। अब आप ऐसा मान सकते हैं बेटा कि सीडीएस के एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इस रीजन से होते ही होते हैं। मतलब फिजिकल जियोग्राफी का
ओवरऑल अगर वेटेज देखा जाए तो लगभग 3-4 क्वेश्चंस सिर्फ इसी सेक्शन से आते ही आते हैं। उसके बाद बचे हुए जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो सॉइल एंड वेजिटेशन और थोड़े बहुत जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से भी पूछे जाते हैं, जिसके अंदर क्योंकि जब हम पूरा क्लाइमेट पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक फिनोमेनास पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की कहानियां जान लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि कहां पर कैसा सॉइल फॉर्मेशन होना है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा अल्टरनेटिव प्रेसिपिटेशन और अल्टरनेटिव हैवी टेम्परेचर के कारण फॉर्म्ड होती है लेटराइट सॉइल। जहां पर डेंस वेजिटेशन होता है वहां पर फॉर्मेशन होता है फॉरेस्ट सॉइल का। तो ऐसे हमें अगर क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ गया तो सॉइल समझने में बहुत मदद हो जाती है। और अगर हमें सॉइल पता चल गया लाइक लेटराइट सॉइल है तो इट मे बी सुटेबल फॉर रबर प्लांटेशन, इट मे बी सुटेबल फॉर कोकोनट, तो ये सारी चीजें समझने में भी मदद मिलती है। यानी कि वेजिटेशन एंड सॉइल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हम लोग डिस्कस करते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो आती हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जिसमें ग्लेशियर्स, रिवर्स और कोस्टल प्रोसेसेस हम डिस्कस करते हैं। लाइक कोस्ट एरियाज पर लगून्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बार्स क्या है, बैरियर्स क्या है, कयाल्स क्या है, केरला वाले रीजन्स पे क्या बनता है, या फियोर्ड्स कोस्ट क्या है, ऐसी सारी बातें हम लोगों को इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में पढ़नी होती हैं। ग्लेशियर्स जो होते हैं, जब कभी भी अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर में थोड़ा बहुत जब चेंज आता है उसके कारण कुछ ग्लेशियर्स मेल्ट होकर फ्लो करते हैं, और इसी मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर के कारण ही बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे यू शेप्ड वैली क्या होती है, जैसे एस्कर्स क्या होते हैं, जैसे ड्रम लाइंस क्या होती है, ग्लेशियर का मूवमेंट कौन से लैंडफॉर्म बताते हैं, ये सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस हिसाब से मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि हमारा फिजिकल जियोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द जियोग्राफी के अंडरस्टैंडिंग यहीं से बनेगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो सब्जेक्ट है जो अदर सब्जेक्ट से अपना रिलेवेंस रखता है, तो इसी पर्टिकुलर पार्ट से आप लोगों को अलग सब्जेक्ट्स को समझने में भी मदद मिलेंगी। और वो कैसे मिलेगी वो आगे मैं आप लोगों को अगले सेशंस में बताऊंगा जब हम थॉरली ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इंडियन ज्योग्राफी। अब आप लोगों को पता है कि इंडियन ज्योग्राफी बेसिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा उसका इंप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए अगर हम कह दें तो वो इंडियन ज्योग्राफी है। मतलब इंडिया की कंप्लीट फिजिकल, इंडिया का कंप्लीट ड्रेनेज और क्लाइमेट, इंडिया का कंप्लीट वेजिटेशन, सॉइल एंड रिसोर्सेस, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी इज नथिंग बट इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन रूप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के जो फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो सारे के सारे इंडियन ज्योग्राफी में अप्लाइड कर दीजिए, और किसी एक पर्टिकुलर रीजन जिसे हम भारत कहते हैं उस रीजन के लिए पढ़ लीजिए, तो आपकी पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। और ये नहीं भूलना है कि इंडियन ज्योग्राफी भी वन ऑफ द हाईएस्ट सिलेबस, मतलब कह सकते हैं कि वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज रखता है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपको इंडियन ज्योग्राफी के मिलेंगे ही मिलेंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रिवर के हो सकते हैं, वो फिजिकल फीचर्स के हो सकते हैं, वो वेजिटेशंस और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के हो सकते हैं, वो कुछ मिनरल रिसोर्सेज के भी हो सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो यहां पर दी हुई है, जो हम लोगों को डिस्कस करना है इन द पार्ट ऑफ इंडियन जियोग्राफी। देखो मैं एक बार रीड करता हूं। फिजियोग्राफिक डिवीजन लाइक हिमालयाज है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, कोस्टल प्लेन्स है एंड आइलैंड है। उसके अलावा रिसोर्सेस में रिवर सिस्टम और वाटर रिसोर्सेस है, जिसमें हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी पढ़ेंगे, डैम्स भी पढ़ेंगे, लेक्स भी पढ़ेंगे, और वाटरफॉल्स को भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है क्लाइमेट, मॉनसून सीजन, रेनफॉल पैटर्न, जिसमें हमें नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, क्लाउड का बर्स्ट होना, या फिर
उत्तराखंड में फ्लडिंग कंडीशन ऑकर होना, या फिर तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा बारिश नहीं होना पर नॉर्थ ईस्ट के द्वारा चेन्नई में बाढ़ का आ जाना, ये सारे के सारे फिनोमिनाज एंड फैक्टर्स जो हैं वो हम इंडिया के क्लाइमेट में पढ़ेंगे। और पहले भी फिजिकल जियोग्राफी में जस्ट अभी मैंने बताया था कि जब आप फिजियोग्राफी, फिजिकल और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेते हैं तो अपने आप आपको सॉइल एंड वेजिटेशन समझ में आने लगता है। तो इनके पढ़ने के बाद हम सॉइल एंड वेजिटेशन पढ़ेंगे, और वेजिटेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस और उसी के साथ साथ मिनरलॉजी में भी हमें हेल्पफुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े तो वो फिजिकल फीचर्स हमें ये बताते हैं कि कहां पर कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, और उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और वहां पे पाई जाने वाली क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम मिला दें तो वहां के मिनरलॉजी समझने में आसानी मिलती है। उसी के साथ साथ जो जियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया है कि किस टाइम पर कौन से इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, कौन सी रॉक्स किस पार्ट में पाई जाती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि कहां पर किस प्रकार का मिनरल पाया जाएगा। आ रही होगी आप लोगों को बातें समझ में, और अगर कहीं भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पिन जरूर करना, मैं वहां पर उस चीज का आंसर करूंगा। उसके बाद हमें देखना है डेमोग्राफी, मतलब पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का सेटलमेंट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर किस किस प्रकार से हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और इंडस्ट्रीज की। ये सारी चीजें भी हमें उसमें देखने को मिलेगी। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, ये चीजें भी हमें वहां पर देखनी है। इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव की ही मैं बात कर रहा हूं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। बेसिकली बेटा वर्ल्ड जियोग्राफी को कॉन्टिनेंटल जियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम इसमें एशिया, इसमें हम यूरोप, हम अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे कॉन्टिनेंट्स की बातें करते हैं। इन सारे कॉन्टिनेंट्स पे पाए जाने वाले सुपरलेटिव्स की बातें करते हैं, हाईएस्ट, डीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, इन पॉइंट्स की बातें करते हैं। इसी के साथ साथ इन रीजन्स पर पाए जाने वाले मेजर माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स की भी बातें होती है, और वही यहां पर सिलेबस में मेंशन्ड भी है, जो कई बार 2 से 3 क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट्स क्या है, कंट्रीज किस किस से अपनी कौन सी बॉर्डर शेयर करती है। जैसे अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो न्यूज में बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजराइल और गाजा की बात करूं तो न्यूज में बना हुआ है, कई सारी सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस यहां पर भी आते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। मेजर माउंटेन्स कौन कौन से हैं, जैसे एल्प्स क्या है, एटलस क्या है, एंडीज क्या है, सीरिया मेडरे क्या है, माउंट ब्लैक क्या है, ये सारी बातें जो हैं वो हमें याद रखनी है। उसके बाद ओशंस एंड सी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? कहां पर कौन सा ओशन प्रेजेंट है, कहां पर कौन सा सी प्रेजेंट है, ओशन सी कैसे कनेक्टेड है, कहां पर कौन सा स्ट्रेट है, कहां पर कौन सी कैनाल है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, बिजिएस्ट सी रूट कौन सा है, ट्रेड रूट कौन सा है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से आते हैं, जो हमें ओशंस एंड सीज में कवर करना होगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत पार्ट बचता है वो बचता है ग्लोबल रिसोर्सेज, ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिकल जियोग्राफी का, कि मेजर कैपिटल्स क्या है, बॉर्डर्स क्या है, जो हमने इधर बाउंड्रीज में डिस्कस करी। उसके बाद ग्लोबल रिसोर्सेज, मेजर माइनिंग सेंटर्स, मेजर मिनरल सेंटर्स, इनकी भी बात होती है। और जैसा मैंने बताया कि ट्रेड रूट्स और ट्रेड कनेक्टिविटी की भी बातें हमें इस कॉन्टिनेंटल यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी में करना होगा। दोस्तों ये है मेजर पोर्शन ऑफ द जियोग्राफी, जिसे हम फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड में क्लासिफाइड करते हैं, जो बहुत ज्यादा इजी होने के साथ साथ सबसे ज्यादा वेटेज भी रखता है और अदर सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी भी रखता है। इसके बाद जो भूलना नहीं है वो पार्ट आता है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी, जिसका सिलेबस भी छोटा है और वेटेज भी कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं मैं, फिजिकल, इंडियन और कॉन्टिनेंटल के, तो कंपैरेटिवली लो है। पर इसमें हमें पढ़ना है इकोसिस्टम क्या है, डिफरेंट बायोम्स क्या है,
एवरग्रीन रीजन क्या है, या मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट क्या है, ऐसी सारी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। इसके साथ साथ इकोसिस्टम में पिरामिड लेवल, पिरामिड्स क्या होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ये सारी बातें भी हमें इसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल साइंस के अंदर करनी है। अब उसके बाद जो चीजें लिखी है वो लिखी है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मतलब मेजर बायोडायवर्सिटी रीजंस क्या है और उनको कैसे कैसे कंजर्व किया जाता है। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी है, IUCN की लिस्ट हमें क्या कहती है, या भारत में डिफरेंट नेशनल पार्क्स में किसको कंजर्व किया है, या बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, मैप प्रोग्राम के अंदर कौन कौन आते हैं, ये सारी बातें भी हम लोग इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जब हमने फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा, इंडियन पढ़ा, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ लिया और उनका डेवलपमेंट पढ़ लिया, तो गारंटीड है एज ए बाय प्रोडक्ट हमने अर्थ को गिफ्ट कर दिया होगा पॉल्यूशन, और उससे जनरेट हो गए होंगे एनवायरमेंटल इश्यूज। तो उसी पॉल्यूशन को समझना है और उससे होने वाले एनवायरमेंटल इश्यूज को समझना है और उनको कॉम्बैट कैसे किया जाए, ये भी हम इसी एनवायरमेंटल साइंस में डिस्कस करेंगे। Am I clear to all of you? हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सर सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी डिस्कस कर दिया, पर इस सिलेबस को बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से समझते हुए हमें अभी कुछ दिनों में पढ़ना है, जो लगातार हमारे जियोग्राफी के सेशंस में शुरू रहेंगे। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड रूट्स, जो कि फिजिकल जियोग्राफी और हमारे इंडियन ज्योग्राफी से मिलता जुलता ही है, जिसे हमने एक अलग सेक्शन में रखा हुआ है, दैट इज इकोनॉमिकल जियोग्राफी या इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द जियोग्राफी। उसके बाद वही एनर्जी रिसोर्सेज, कॉइल, ऑयल, हाइड्रो, सोलर के इंडिया में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कौन से हैं, नेचुरल गैस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, इंपोर्ट करने वाला कौन है, तो ये सारी बातें भी हम इस इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के सेक्शन में पढ़ेंगे। मतलब आपको आसान भाषा में ये समझ में आ गया कि जियोग्राफी जो है उसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है हमारा इंडियन, एक होता है कॉन्टिनेंटल जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं, और एक होता है इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल। ये सबसे छोटा सेक्शन है। अगर हम अमाउंट ऑफ कह सकते हैं कि कंटेंट की बात करें तो सबसे लेंथीएस्ट फिजिकल है, उसके बाद आता है इंडियन, उसके बाद आता है वर्ल्ड। पर अगर वेटेज की बात करें तो इंडियन और फिजिकल जो है ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड और उसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल। यानी कि वेटेज के हिसाब से ये दोनों फर्स्ट सेकंड पर ही हमेशा रहते हैं। हो सकता है ये फर्स्ट रह जाए, ये सेकंड रह जाए, पर सबसे ज्यादा वेटेज जो है इन दोनों ही पोर्शन का आता है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद तीसरा सेक्शन जो है वो वर्ल्ड यानी कि कॉन्टिनेंटल जियोग्राफी का होता है, और लास्ट सेक्शन जो होता है वो होता है एनवायरमेंटल जियोग्राफी का। अब आप लोगों के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस मुझे करना थे कि क्वेश्चंस के ट्रेंड कैसे हैं। तो बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा कि ऑन एन एवरेज अगर यहां क्वेश्चंस की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में जियोग्राफी के रहते ही रहते हैं, और ये आंकड़ा 20 से लेकर 22 तक भी हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मतलब वेटेज की अगर मैं बात करूं बेटा तो सीडीएस में जियोग्राफी का वेटेज इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत बढ़िया ही है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो जियोग्राफी आपको अदर डिसिप्लिन्स को समझने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। इस वजह से ये बात याद रखना है। प्रीवियस की अगर बात करें तो देखो 25 में भी लगभग 19 क्वेश्चन आए हैं, 19 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। इसका मतलब 21 से लेकर या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 15 से लेकर और 20-22 तक क्वेश्चंस का ट्रेंड है ही है, और ज्योग्राफी का इतना वेटेज तो रहने वाला ही है जो आपको याद रखना है। अब इसके आगे चलते हैं।
क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि अर्थ के क्रस्ट में मेजरली पाए जाने वाले एलिमेंट कौन से हैं। इसका मतलब फिजिकल जियोग्राफी का पहला ही पार्ट है जिसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम पढ़ेंगे। अर्थ का क्रस्ट, अर्थ का मेंटल, अर्थ का कोर और अर्थ के क्रस्ट पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कौन है या एलिमेंट्स कौन है वो भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होती है, आयरन की मात्रा कितनी होती है। सेम चीज मेंटल के लिए भी पढ़ना है और सेम चीज कोर के लिए भी पढ़ना है और यह भी पढ़ना है कि इन तीनों लेयर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सी लेयर रखती है। ऐसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। आई बात समझ में। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है पैटर्न्स ऑफ प्लैनेटरी विंड। मैंने आप लोगों को बताया था फिजिकल जियोग्राफी में एक सेक्शन होता है विंड का जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डेवलप होता है और उन्हीं पर्टिकुलर प्लैनेटरी विंड से पूरा का पूरा ग्लोबल क्लाइमेट अफेक्टेड होता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या क्वेश्चंस है देखिए। इसके अलावा लिखा हुआ है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से संबंधित कौन सा पॉइंट करेक्ट है और कौन सा पॉइंट नहीं है। बच्चों मैं कह सकता हूं कि जियोग्राफी की जो आत्मा है वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ही है, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही हमें पूरी की पूरी जियोग्राफी का क्लाइमेट और वेजिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज समझने में मदद करती है। रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं या वाटर रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे क्वेश्चंस फिजिकल जियोग्राफी से पुट किए जाते हैं। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है देखो अगेन जियोमॉर्फोलॉजी का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वो आते क्यों हैं और उनको मेजर करने का तरीका क्या है और रिक्टर स्केल जो है स्पेसिफिकली किस चीज को नापता है, ये बात इस क्वेश्चन में पूछ ली गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस बार बार लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीडीएस के सिलेबस में आपको यह सब्जेक्ट इसीलिए एज दिलाता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो हमें कवर करना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आई थिंक 2025 का या 24 का क्वेश्चन है ये, और पूछा गया है कि कौन सा पर्टिकुलर क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस बीडब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है। तो कोपन्स क्लाइमेट के सारे लेटर्स क्या हैं, कैपिटल लेटर्स किस चीज को इंडिकेट करते हैं, स्मॉल लेटर्स किस चीज को इंडिकेट करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन कौन से क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। इवन कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस इंडिया में कितने क्लाइमेट इंडिया को कितने क्लाइमेटिक रीजन्स में क्लासिफाइड करता है, ये सारी बातें भी हमें पढ़नी है जो कोपन्स के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर देखो अगेन क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन आया है कि फॉग जो है वो एक्चुअल में है क्या, या फॉग का फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, या कह सकते हैं कि एडवेक्शन फॉग क्या है, रेडिएटिव फॉग क्या है, फॉग में विजिबिलिटी कितनी हो जाती है, फॉग लो लाइन क्लाउड होते हैं या क्लाउड और फॉग में अंतर क्या है। ऐसी सारी बातें भी हम लोगों को क्लाइमेटोलॉजी के अंदर डिस्कस करना है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आ रही होगी आप लोगों को बातें समझ में। इसके बाद और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, हाँ कुछ और डले हुए। अगेन देखिए वो लैंडफॉर्म की बात करते हैं कि विंड इरोजन के द्वारा फॉर्म्ड होने वाले लैंडफॉर्म्स क्या है। कई बार हम पढ़ते हैं कि सर्क क्या है, हम पढ़ते हैं कि ग्लेशियर्स के द्वारा फॉर्म्ड होने वाले लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उन्हें हम सर्क कहते हैं। तो ऐसे करके ये बहुत सारे लैंडफॉर्म्स लिखे हुए हैं और इनमें विंड इरोजन के कारण कौन सा फॉर्म्ड हुआ ये बात हमें याद रखनी है। और ये हमें समझ में आती है बेटा जब हम माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय विंड, लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर, लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर एंड द लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट इन द कोस्टल एरियाज। तो ऐसे क्वेश्चन वहां से पुट किए जाते हैं और डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सर जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी का एप्लीकेशन जो है वो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जियोग्राफी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाता है और इसी जियोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग आपको अदर सब्जेक्ट को समझने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी। इसके बाद क्या है, बस इसके बाद इतना ही। तो नेक्स्ट चीजें जो है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। मेरा सेशन जल्दी ही डिफेंस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आएगा। उसके बाद हम सिलेबस को थॉरली कवर करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।